नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैल्यू नेशन और पॉप नेशन में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा और आज बात करेंगे इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों को पता ही है, टीवी पर दिख रहा होगा, सोशल मीडिया पे भी दिख रहा होगा, लोग बातें कर रहे हैं, साइड्स ले रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में। आप किस साइड है अभी जानते हैं इस शो में थोड़ी देर में। सेकंड टॉपिक पे जाएंगे जहां पर की बात होगी करण जौहर के बारे में। उनका एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जहां पर की पता लगा है कि उनके 10,000 करोड़ के धंधे में उनको सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और साथ ही साथ लास्ट में आएंगे डिडी के ऊपर थोड़े से अपडेट्स के साथ जो कि यूएस में हॉलीवुड के अंदर इस समय चल रहा है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ द पॉप मेंशन में द होम टीम मिस मानसी दुबे और मानिक खजूरिया मौजूद हैं। और साथ ही साथ आज हमारे साथ एक बहुत खास दोस्त और खास पत्रकार मिस प्रीति जायसवाल भी मौजूद है। हेलो। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। बात करते हैं पहले बाबा सिद्दीकी के बारे में। मार दिया गया है बाबा सिद्दीकी को जान से, गोली दाग दी गई है छाती में और कहाँ पे, पेट में, और तीसरी कहाँ लगी है? इतना गोली का क्या, गोली लगी है ना, बस ये मेन इंपॉर्टेंट है। भाई 3 की 3 टांग में लग गई, मर जाए तो फायदा नहीं है ना फिर उस चीज़ का। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ गोली तीसरी कहाँ लगी थी, बट जहाँ भी लगी थी। बात यह है कि बाबा सिद्दीकी इस समय इस धरती पर हमारे साथ अब मौजूद नहीं है। रेस्ट इन पीस पहली बात तो आपको, मगर अभी जो रेस्ट इन पीस हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है सलमान खान का होते हुए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले स्टार्ट करते हैं मानसी जी आपसे, क्या कहना बाबा सिद्दीकी का जो क्लोज कनेक्शन है वो आज से नहीं रहा है। मतलब सलमान खान के साथ उनकी जो दोस्ती आ रही है वो पिछले 20 साल से चलती हुई आ रही है और शायद होती हुई आ रही है 20 साल चलती हुई आ रही है, दोस्ती आ रही, हाँ दोस्ती आ रही, चलती हुई आ रही, चलती हुई आ रही है। और शायद इसी का उन्होंने भुगतान भी करा है अपनी जान के साथ गवाकर। और ब्लैक बक का एक केस था 1998 के अंदर जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी साल से सलमान खान के पीछे पड़े हुए थे। और इनको ये पहला थ्रेट नहीं था, बट बहुत सालों से इनके पास थ्रेट आ रहा है। आई थिंक 2018 में फर्स्ट थ्रेट आया था सलमान खान को, एंड वो भी बिश्नोई का थ्रेट था। वो भी बिश्नोई का ही थ्रेट था। अच्छा। बट अब जो बाबा सिद्दीकी का थ्रेट है वो, मतलब इनके पास भी 2-3 थ्रेट्स आए थे, इन्होंने सीरियसली नहीं लिए। और फिर अभी अक्टूबर स्टार्टिंग वीक में तो पहले बाबा सिद्दीकी को थ्रेट आया था, पहले सलमान खान को थ्रेट आया था 2018 में, फिर बहुत टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन बाबा सिद्दीकी को थ्रेट आया बिकॉज सलमान खान का जो भी बैकअप ऑप्शन था, पॉलिटिकल करियर और पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, वो बाबा सिद्दीकी उनके काफ़ी क्लोज टाइज भी थे। मतलब कहते हैं कि इफ्तियार पार्टी में उनके साथ हर साल वो जाके परफॉर्म करते थे, तो इस तरीके का उनका कुछ कनेक्शन था। मतलब इट वॉज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द प्रोफेशनल फ्रंट, बट इट वॉज ऑल्सो। और सलमान खान और शाहरुख खान को मिलाने वाले भी बाबा सिद्दीकी ही थे जब इफ्तार पार्टी में मिलाया गया था। जब लड़ाई हो गई थी उसके बाद, उसके बाद जी। तो मतलब इन्फ्लुएंस था बहुत बड़ा इस आदमी का। हाँ, और बहुत गहरी दोस्ती थी उनके बीच। और इसी इन्फ्लुएंस का जो है उन्हें अपनी जान के साथ भुगतान करना पड़ा। कि लोगों को था कि जो मतलब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था कि हमें सलमान खान को कैसे वीक करना है, और इसके लिए उन्होंने बाबा सिद्दीकी को टारगेट करा। नहीं, बट एक चीज़ मेरे को जो अभी तक समझ नहीं आई, पता वो क्या है? देखो, लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान को टारगेट करना था या उसे वीक करना था, तो इसलिए बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं जो सलमान खान की पावर थी वो सलमान खान से नहीं आती थी जी, वो आती थी बाबा सिद्दीकी से जी। और बाबा सिद्दीकी का जानना सिर्फ इसलिए सलमान खान के लिए खतरनाक नहीं कि उसका दोस्त था इसलिए मर गया, बिल्कुल, वो उसका प्रोटेक्टर था। यस, बेसिकली और इमोशनल सपोर्टर भी। इमोशनल सपोर्टर। अब ये सोचो जब विवेक ओबरॉय से लड़ाई हुई सलमान खान की, तो किससे डर गया विवेक ओबरॉय? ऐसा कौन आदमी था जिससे क्यों डर गया? वो कौन था? बाबा सिद्दीकी। हो सकता है, एलिज्ड है, हम कोई प्रूफ नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते, बट हो सकता है कि वही चीज हो, कोई भरोसा नहीं है उस और इनफैक्ट नॉट जस्ट विवेक ओबरॉय वाला केस, जितना भी सलमान खान चौड़े होते हैं, वो हो सकता है उसका बहुत बड़ा बाबा सिद्दीकी हो, बिकॉज अरे यार एक सिंपल चीज, हर गॉडफादर का एक गॉडफादर होता है। हाँ, तो ये वही चीज है। चलती रहती है हमेशा। तो वही होगा कि गॉड फादर बेसिकली सलमान खान का हो सकता है कि सलमान खान की जो असली जो पहुंच, क्योंकि अगर कोई बाबा सिद्दीकी का वो खोल के देखे कि वो था कौन, वो कांग्रेस का आदमी था जो कि एनसीपी में बाद में शिफ्ट हुआ। एनसीपी और कोई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स खोल के देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि वहां पर ना बहुत मल्टीपल पार्टीज है। वहां सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, वहां पे शिवसेना की लड़ाई है। अब तो शिवसेना के भी 2 गुट हैं, उसके साथ साथ एनसीपी है, उसके साथ साथ कांग्रेस है, उसके साथ साथ बीजेपी है।
तो वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत मिक्स्ड है, बहुत मल्टी पार्टी है। जैसे उस यूपी की तरह नहीं है कि 3 पार्टी है, बीएसपी, एसपी और बीजेपी और काम हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफ़ी पार्टीज हैं। और ये और कांग्रेस के ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नए नए इंसान थे। 1991 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, एंड देन उसी के बलबूते इन्होंने अपना जो भी साम्राज्य बनाया था। 1500 करोड़ के आदमी थे, ऐसे कोई छोटे मोटे इंसान नहीं थे। तो इन्होंने जो भी अपना पॉलिटिकल और अपना पर्सनल डेवलपमेंट, अपने बिजनेस को लेकर डेवलपमेंट करे, उसका काफ़ी हद तक 1991 में इन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन करी थी वो भी था। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में क्या चल रहा है, क्या व्यूज़ हैं इस पर? ऐसा माना जाता था कि बाबा सिद्दीकी की कोई भी बात सलमान खान नहीं डालते थे, चाहे शाहरुख खान से मिलना हो या कुछ भी हो। तो बेसिकली हमें ये मतलब दिख रहा है सामने से ही कि इमोशनल सपोर्टर थे सबसे ज्यादा बाबा सिद्दीकी सलमान खान के। तो उन्हें कमजोर करने के लिए उन्हें मार गिराया गया है। वही चीज़ है, मेरे को वही लग रहा है कि मेन चीज़ यही हुई है कि आप सलमान खान को अगर किसी ने शायद शील्ड कर रखा था ना, जी, तो वो था आपका बाबा सिद्दीकी। और इसको मारने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को लग रहा था कि अगर मैं सलमान खान के पीछे जाऊंगा तो सबसे पहला जो इंसान बचाने के लिए आएगा इसको वो है बाबा सिद्दीकी। तो सबसे पहले तुम इंसान पे अटैक मत करो, पहले उसके डिफेंसेस को तोड़ो। ये वही है, शतरंज का खेल है। आप सीधा राजा तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप जो है वजीर, हाथी, घोड़ा ना मार दो। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि आपको वजीर तक पहुंचना है तो पहले उसके आसपास उसके जो सपोर्टर, जो उसके प्रोटेक्टर्स हैं उनको गायब करो। और लॉरेंस बिश्नोई का काम मुझे और ऐसा भी लग रहा है सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का ये नहीं है कि सलमान खान पर अटैक करना है। ऐसा लग रहा है कि वो पूरा बॉलीवुड पे कब्जा करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यही हो रहा है। वो अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं, जैसे एक जमाने पे दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम और इन सब का दबदबा हुआ करता था। बहुत कम लोगों को पता है आजकल की जनरेशन में कि अबू सलीम का क्या कांड था। एक एक्ट्रेस हुआ करती थी मोनिका मेरे को याद नहीं नाम है, अबू सलीम, मोनिका बेदी या मोनिका बिंद्रा ऐसे कुछ नाम था उनका। अबू सलीम गर्लफ्रेंड हुआ करती मोनिका बेदी नाम था उनका। बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी, गोविंदा, संजय दत्त सबकी फिल्मों में वो साथ में काम कर चुकी थी। बिग बॉस में भी आई हुई हैं। हाँ। मोनिका बेदी की जितनी पिक्चरें होती थी, जो उनका प्रोड्यूसर होता था अबू सलीम। अबू सलीम कौन था? दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड उस जमाने में। और ये पहला कांड नहीं है जहां पर कि हमने देखा है कि कोई गैंगस्टर या कोई टेररिस्ट, अबू सलीम तो टेररिस्ट था जी, वो तो टेररिस्ट था। उसके साथ जो है बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है काम कर रही थी और वो फिल्में फंड करता था उसके बिहाफ पे। ये तो चलो पुराना मुद्दा है, अभी रिसेंटली मिल लो यार। अभी अलग चल रहा है सुरेश कॉनमैन का, जैकलिन फर्नांडिस जो कांड वहां पे चल रहा है। ठीक है चलो, कोई प्रूफ कुछ प्रूवन नहीं है जी, लेकिन जब आप फोटोज देख लेते हो एंड देन फिर आपको बर्थडे गिफ्ट्स दिख रहे हैं, आपको यॉट मिल रहा है, एंड देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो लव लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं जेल के, कहीं ना कहीं हो जाता है कि भाई बॉलीवुड का कनेक्शन हमेशा रहा है और हमेशा से ही। ये आज की हिस्ट्री नहीं है उनकी। मतलब इनफैक्ट जो सिनेमा लॉ को बनाना पड़ा कि अच्छा ये एक हमारी प्रॉपर एक सॉर्ट ऑफ चैनल है सिनेमा का, एंटरटेनमेंट का, वो इस वजह से ही करना पड़ा क्योंकि इनिशियली लोगों को यहाँ पे these gangster used to fund their films and then government had to intervene कि नहीं भाई मेरे को एक बार हमें इसको एक प्रॉपर लीगलाइज एक अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा so that एक जिनको भी अपनी फिल्म बनानी है वो रादर गवर्नमेंट से लोन ले, ना कि गैंगस्टर से। तो ये हिस्ट्री आज तक की लिमिटेड नहीं है, ये बहुत तो सालों से ये बहुत पुरानी है, चलती आ रही है। ये सरकार देखो, भारत के अंदर हमेशा बॉलीवुड को प्रॉब्लम ये हुई है कि बॉलीवुड को कभी भी एज अ इंडस्ट्री नहीं माना गया था अनटिल 2003-2002 जब वो लॉ पास हुआ है। उससे पहले तक उसको आप एज अ इंडस्ट्री कंसिडर नहीं करती थी सरकार। जब सरकार किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को एज अ इंडस्ट्री कंसिडर नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि बैंक उसे इंडस्ट्री कंसिडर नहीं करता जी। तो अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। बट अब फिल्म तो बनानी है, धंधा तो लोन पे चलता है, फिल्म भी धंधा है, तो कहाँ से पैसा लेते हैं? गैंगस्टरों से। वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब आप एक बार दलदल में फंस जाते हो तो फिर उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और शायद यही एक कारण है कि क्यों पहले के टाइम पे जो भी ये किलिंग्स होती थी वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती थी एंड अब मतलब अब फिर भी उसका थोड़ा सा उसको कम कर लिया गया अंटिल मूसेवाला वाला जो कांड हुआ था उससे पहले तक, सिद्धू मूसेवाला जो हुआ था। पर अचानक से ये 2 साल बाद वापस से ये बाबा सिद्दीकी पर अटैक हो गया।
हाँ, सिद्धू मूसेवाला की बात तो बाबा सिद्दीकी पे ही अटैक हुआ है, उससे पहले सिर्फ थ्रेट्स चल रहे थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी भी देखो, एक चीज समझो, यहाँ पे ना बाबा सिद्दीकी को हम लोग मूसेवाला से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मूसेवाला एक सेलिब्रिटी था, ये एक पॉलिटिशियन है। और ये पॉलिटिशियन की वही है ना, सेलिब्रिटी के हाथ में एक बार हो सकता है कि पुलिस ना हो, पॉलिटिशियन के हाथ में होती है। और ये एनसीपी का लीडर, तब जब इनको ऑलरेडी 2 बार डेथ थ्रेट्स मिल चुके हैं, और ऐसा नहीं कि इनको कहीं पे भी रैंडमली मार दिया गया। इनके बेटे के ऑफिस जा रहे थे ये लोग, शनिवार को, हाँ, एंड देन जीशान इनका जो बेटा है उसके ऑफिस के बाहर, और वो भी ऐसे कोई इंसान नहीं है, ही इज अ एमएलए, ही इज अ सिटिंग एमएलए। तो वही चीज है ना, तो आप ये सोचो इन सब चीजों में कि एक गैंगस्टर के पास कितनी पावर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है, करीबन आज से 9 साल पहले से वो जेल में बंद है, 2015 से जेल में बंद है। वो कैसे प्लान बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो। और यही बात हो रही थी मेरी भी जब हम लोग बैठे हुए थे ग्रीन में तब, कि एक इंसान है जो कि हमें डेली धमकी दे रहा है, डेली बेसिस पे वो कर रहा है कि मैं इधर इसको मार दूंगा, कल उसको मार दूंगा, कल इसको मार दूंगा। पुलिस कहाँ है, कहाँ हो भाई? ओपन में थ्रेट चल रही है भाई, ओपन। क्या कर रही है इस देश की पुलिस, बताओ मेरे को। और वो तो वो सकती है, सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, पुलिस को पता है कि वो क्या कर रहा है अंदर, एंड वो कुछ कर नहीं सकते उस बात। हाँ, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इस समय इंटरनेट पे। अभी तो ये बात तो छोड़ो, अभी जो रीसेंट एलिगेशन लगे हैं, वो रीसेंट जो उन्होंने कहा है कि अगर आप चलो अपना पश्चाताप चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए दे दो, एंड देन सॉरी बोल दो हमारे पास आकर, कभी नहीं। एंड देन सबसे बड़ी बात, बिश्नोई गैंग। और ये पता है थ्रेट कहाँ से भिजवा रहे हैं? पुलिस के थ्रू। एग्जैक्टली मेरा भी क्वेश्चन यही है कि ये पुलिस के हाथ में आ रहा है और कैसे पुलिस चुपचाप बैठी हुई है, कुछ कर नहीं रही है, और वो पुलिस के पीछे बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जेल में है और वो उसके चारों तरफ पुलिस वाले ही हैं और वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं कि भैया उधर बाबा सिद्दीकी पे गोली चलवा दी, उधर मूसेवाला पे गोली चलवा दी, उधर वहाँ कैसा गैंगस्टर है। हाँ, वकीलों की करी है, उसको पता लॉ कैसे पास करना है, किसको कैसे लाचार बना के रख देना सामने वाले। मैंने वही देखा है कि इंटरनेट के ऊपर ना पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ इंडिया में होता हुआ। ये मैंने यूएस में देखा है ओजे सिम्पसन वगैरह के टाइम पे, कि आप किसी गैंगस्टर के सपोर्ट में खड़े हुए हो, ठीक है। इंडिया के अंदर मैंने होते हुए नहीं देखा था, कहीं भी आपको दिखता था कि भाई गैंगस्टर है, कुछ है, आतंकवाद, नहीं, इंडिया में नहीं होता था। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि एक सिटिंग गैंगस्टर है, उसके सर के ऊपर मर्डर है, कन्विक्टेड है, जेल में बैठा हुआ बंदा, वो कुछ और किसी को मरवा रहा है और लिटरल लोग उसका साथ दे रहे हैं इंटरनेट पे आके, व्हिच इज इनसेन व्हेन यू थिंक इनसेन है। और ये दिखाता है कि ठीक है यार, जनता में होंगे, ठीक है, लोगों में पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। हम भी मानते हैं कि बॉलीवुड जो है वो पूरा का पूरा बिका हुआ है, बॉलीवुड पूरा का पूरा एंटी हिंदू काम करता है, हम भी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो कि भाई एक गैंगस्टर है जो कि जेल में बैठा हुआ है और वो अंदर से किसी को भी मरवा सकता है, तो जो जनता उसका सपोर्ट कर रही है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई कल को तुम सड़क पे निकले, तुम्हारी किसी से भसड़ हो गई, वो बंदा लॉरेंस बिश्नोई का ही आदमी निकला और वो तुम्हारे खानदान को टपका देता है आके। और इतनी पावर कहाँ से आ गई किसी गैंगस्टर में कि जो पुलिस में, मतलब कोई रोक नहीं पा रहा उसे, कोई रोक नहीं पा रहा उसको, इतनी पावर कहाँ से एक आदमी पे आ गई। सिर्फ यहाँ, और अब ये बात सिर्फ पुलिस तक लिमिटेड नहीं है, ही इज नॉट अ जस्ट ऐसे छोटा मोटा गैंगस्टर। अब हमारे देश के एजेंसीज क्या कर रही हैं? एग्जैक्टली व्हाट इज द रोल, लाइक अगर इन्हें बाबा सिद्दीकी का इसने शूट करा है, ऑफ कोर्स रॉ एजेंट्स को पता होगा, मतलब पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो। एंड देन व्हाट वर दे डूइंग जब यहाँ पे ये कांड हुआ? तो अरे बहुत से चांसेस हैं कि बिश्नोई खुद रॉ एजेंट हो सकता है, एजेंट तो नहीं हो सकता, बट कोई ऐसे नहीं कर सकता यार, उसको नहीं, एजेंट कहना गलत है, एजेंट नहीं हो सकता, इन्फॉर्मर हो सकता है। हाँ, इन्फॉर्मर हो सकता है, एसेट हो सकता है, ये इसको एसेट शब्द सही है उसके लिए, कि उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं। हाँ, है वो अलग एंटिटी। और जबकि बिश्नोई एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है। हाँ, पुलिस कांस्टेबल का बेटा है, साथ ही साथ उसके पास जो है लॉ की डिग्री है, जो जनता का बहुत लोगों को नहीं पता है कि वो लॉ का स्टूडेंट था। डिग्री है कि नहीं मेरे को शायद याद नहीं है। और पंजाब में भी पढ़ाई लिखाई की है इन्होंने, और फिर कुश्ती वुस्ती का भी, मतलब बहुत ज्यादा स्पोर्टी थे। वही चीज़ है कि बंदा देखो, ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई
मवाली है या सड़क छाप है, वो नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम वाला हिसाब किताब नहीं है इसका। पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा क्रिमिनल है ये। इसको पता है कि मुझे लॉ को कैसे इस्तेमाल करना है, इसे पता है कि मुझे लॉ को मैनिपुलेट कैसे करना है, और उसको खेलते हुए मैं अपना काम कैसे करवा सकता हूँ। और वो कर रहा है वही। हाँ, अच्छे से सेम चीज कर रहा है, वही चीज ये सेम चीज कर रहा है। बट इसकी जो बातें आ रही है ना, वो बहुत बहुत कन्फ्लिक्टिंग है। जनता क्यों सपोर्ट कर रही है मैं वो भी समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसने आके जब इससे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो इसने एक बात बोली कि भाई मुझे पता है कि देश में इस समय क्या हो रहा है। हाँ। ठीक है, ये जो जितना भी रिलीजियस और कास्ट और सब कुछ इस समय बॉइलिंग पॉइंट पे है ना, कह रहा मुझे पता है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है और मैं देश के लिए कर रहा हूँ सब। अब जब ये बात कोई सुनता है ना नेशनलिस्ट की, भाई देश के लिए कर रहा हूँ, वो बंदा इसको ऐसा गैंगस्टर नहीं देख रहा। तो क्या ये देशभक्त है? ये कहने को, अब देखो यही चीज है कि इसके जो वर्ड्स हैं, जो इसके शब्द है लॉरेंस बिश्नोई के, वो इसको प्रोजेक्ट कर रही हैं कि मैं देशभक्त हूं। वो ये मानता है। हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते। लॉरेंस अच्छा, पहले हम नहीं कह सकते, पहले दाऊद इब्राहिम भी अपने आप को देशभक्त ही मानता। वही बात है, वही बात है। दाऊद इब्राहिम भी अपने आप को देशभक्त मांगता था कि बम्बई मेरी जान है, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या वो निकला? नहीं ना। तो क्रिमिनल की बात ये होती है कि एक कहावत है कि क्रिमिनल्स के अपने उसूल होते हैं, और पुलिस वाले कहते हैं कि कहावत गलत है। कहावत ये होती है कि क्रिमिनल्स के कोई उसूल नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो उनके लिए उनके दिमाग में कि हमारे उसूल हैं, बट असलियत में जब उनको पलटना होता है ना किसी के ऊपर, वो 1 मिनट नहीं लगाते। इनका धर्म धंधा नहीं होता, धंधा धर्म होता है। हाँ, वही चीज है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पर रूमर्स आ रहे हैं, ये देखो प्रॉब्लम सिर्फ ये प्रॉब्लम ना यहाँ खत्म नहीं होती सलमान खान और इनके साथ। बिल्कुल एक्चुअली काफी वास्ट टॉपिक है। अभी जो कनाडा में चीजें हो रही है, देन जो सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, एंड देन नाउ सलमान खान के साथ हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है। उसकी गैंग्स हो सकता है कनाडा और यूएस में भी एक्टिव हो। एक्टिव हैं। गोल्डी बरार कहाँ है? गोल्डी बरार जिसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया, वो आदमी कहाँ है? कनाडा में है, खुला घूम रहा है वहां पर वो आदमी। ये निज्जर, अब यही है ना, देखो लोग इसको देख रहे हैं कि ये सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई है। इट्स एक्चुअली लाइक लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस वर्ल्ड। नहीं, ये नॉट वर्ल्ड, इट्स बॉलीवुड। बॉलीवुड में भी, बॉलीवुड भी नहीं, बॉलीवुड भी नहीं कहूंगा मैं कहूंगा ऑल द बैड इन्फ्लुएंसेस। नहीं, जितने भी अलग सोसाइटी को बीच में घुस रहे हैं। जब तुम ये बात बोलते हो ना, जब तुम ये बात बोलते हो कि लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है, जब ये सब बातें आती है ना, जब तुम इनको जोड़ना शुरू करते हो, पूरे पजल को लगाना शुरू करते हो, तुमको क्या समझ में आता है? एक देश है कनाडा, वो बैठ के कह रहा है कि भाई भारत सरकार ने यहाँ पे रॉ के एजेंट भेजे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर खालिस्तानियों को मारने के लिए। लेकिन साथ साथ कनाडा की सरकार एक गलती कर देती है, वो अपना एक सीक्रेट गिव अवे कर देती है। लास्ट उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके पुलिस वालों की, उसमें उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के, भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं जी, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के साथ मिल के कनाडा में किलिंग करवा रही हैं। ये कनाडा की पुलिस कह रही है। अगर कनाडा की पुलिस की तरफ से आ रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। ऐसे हवा में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर इसकी गैंग भी एक्टिव है। और जब ये कहते हो ना कि क्या लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है जी, जब आप ऐसी बात सुनते हो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने किसी खालिस्तानी को मारा, तो जो इंडियन नेशनलिस्ट है ना, वो कहेगा हाँ भाई। एक्चुअली जो रिलीजियस पर्सन होंगे ना, हाँ, उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी, सबसे ज्यादा खुशी होगी उनको, क्योंकि वो जो खास करके जो खालिस्तानी धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, वो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई इसने जो भी करा भले ये। मैं यहाँ पे बट रिलीजियस पर्सन नहीं बोलूंगी, क्योंकि मतलब रिलीजियस पर्सन कहना यहाँ पे सही नहीं है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही है कि जो इंसान इंडिया से जिसका बहुत ज्यादा जुड़ाव है, या फिर जो नेशनलिस्ट है, इनफैक्ट ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि भारत से जुड़ाव किसका है, तो इसलिए मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, नहीं तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी उसमें कि कौन सी कम्युनिटी का जुड़ाव है और कौन सी कम्युनिटी का जुड़ाव नहीं है। बट ठीक है, बट बात यही है अंत में, जब कनाडा की सरकार आके बोलते कि भाई लॉरेंस बिश्नोई इन्वॉल्व था रॉ के साथ किलिंग में यहाँ पर खालिस्तानियों की, तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ रूमर है जी। अब एक पुलिस प्रशासन कह रहा है एक देश का कि ये नाम आया है,
तो अब जब ये रूमर बता रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जो है हो सकता है रॉ के साथ मिला हुआ हो जी, या कोई खुफिया मिशन पे हो, जी, तो ठीक हो है। सकता है कि वो सही हो, इसमें कोई लेकिन बात क्या है, जब आप ऐसे खुफिया मिशन पे होते हो 3-4 चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं स्पाई बुक्स मोसाद उसाद बहुत पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजीज कैसे काम करती हैं। मैं रॉ को कुछ नहीं बोल रहा, मेरे को माफ़ कर देना, गोली मत चलवा देना मेरे पे बस, ठीक है। बस हम एनालाइज करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, क्या करें। जो मेरी एनालिसिस थी वो ये कहती है, रॉ ने जाके जो है लॉरेंस बिश्नोई को हायर किया जी, और उसे कहा कि भाई तुम हमारे लिए जो है किलिंग करवाओ, ठीक है, तुम, क्योंकि तुम्हारी गैंग एक्टिव है कनाडा में, तुम्हारी गैंग एक्टिव है यूएस में, तो तुम हमारे लिए अपनी गैंग के थ्रू यूएस और कनाडा के अंदर किलिंग्स करवाओ, जो हमारे देश के दुश्मन है उन्हें मरवाओ, खालिस्तानियों को टपकवाओ, इसके बदले में जो भी ABCD डील कि भाई तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे या तुम्हें ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुम्हारे लिए फेवर करवा देंगे, वो करवा देंगे। या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई कहे कि भाई नहीं, मैं तो देशभक्त हूँ, तुम बोलो मैं करवाता हूँ ना, जो कि मुझे लगता नहीं कि होगा, मुझे फर्स्ट केस लगता है कि डील होगी ही होगी, डील होगी, वरना कोई भी इंसान जो है ऐसे बैठ के नहीं करेगा। इतना पावरफुल नहीं हो सकता कोई भी नहीं हो सकता इतना पावरफुल, तो कोई ना कोई डील हुई है वहां पर। बट पॉलिटिशियन के साथ या फिर किसी और के साथ कोई बड़ा बड़ा हाथ होगा, बिल्कुल हो सकता है कि मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, लेकिन हो सकता ये रॉ भी अगर इन्वॉल्व है ना, तो बिना किसी मिनिस्टर के अप्रूवल के हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वही कह रही हूं, कैबिनेट अप्रूवल, हाँ, नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स इज पावर और पॉलिटिक्स, अजीत डोभाल ऐसी पोजीशन पे जहां पे उसको बात करनी पड़ती है मोदी और जयशंकर से, कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है। अब आप ये सोचो कि बिश्नोई ने कहा ठीक है मैं करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन ताकि मेरी गैंग फट ना जाए। अब देखो, अगर वहां पर जैसे कनाडा को पता लग गया कि बिश्नोई इन्वॉल्व है, तो वो सबसे पहले टारगेट करेंगे बिश्नोई गैंग वालों को। तो वो ही कह रहा है कि भाई ताकि उन लोगों को ना पता लगे ना, ताकि उन लोगों को भनक ना हो, मैं कुछ ऐसा यहाँ पे शुरू करता हूँ जिससे कि पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल मुद्दा है वो कहीं और भटक जाए और मैं चुपचाप वहां काम करवा दूं। वो मुद्दा क्या हो सकता है? बाबा सिद्दीकी, सलमान खान बाबा सिद्दीकी। इसलिए अब जब यूएस के अंदर ये बात हो गई, कनाडा में बात हो गई कि इनका एक रॉ एजेंट पकड़ा गया है, जिनको जो यूएस वालों ने आइडेंटिफाई कर लिया, जो जिसकी फोटो सर्कुलेट हो रही है इस समय, तब ये आता है कि 5 करोड़ रुपए दे दीजिए और मामला सुलझा लीजिए। क्योंकि अब बिश्नोई को भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अगर वहां पर्दा फाश हुआ तो यहाँ से तो भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये मैं तो बंद हूं ना 4 दीवार में भाई, मुझे तो कहीं भी टपका सकते हैं ये लोग। और ऐसा पहली बार तो होगा नहीं कि एक क्रिमिनल को जेल के सेल में कुछ बहुत बार मारा गया, बहुत बार हुआ। बट वही चीज है कि इस बारी थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, पेचीदा है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है। जब ये 5 करोड़ वाली बात भी लॉरेंस बिश्नोई ने बोली है, उसके बाद सलीम खान जो सलमान खान के पापा भी, उन्होंने आके मना कर दिया कि भाई हमने तो फर्स्ट प्लेस में कुछ क्राइम कमिट ही नहीं करा है, और अगर मैं ये कर लेता हूँ, लाइक अगर मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो ये तो अल्टीमेटली यही हो जाएगा ना कि अच्छा हाँ हमने क्राइम कमिट करा है इसलिए हम उसका पश्चाताप कर रहे हैं। तो जब मैंने फर्स्ट प्लेस पे क्राइम कमिट ही नहीं करा तो मैं दूं क्यों 5 करोड़ रुपए? उसका तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट कॉमेंट उसके एंड से यही है। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी कि मतलब उनके जो पिताजी है वो बोल रहे हैं सॉरी भी नहीं बोलेगा मेरा बेटा। तो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम थोड़ा सा उनके उसमें रहा है, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ सलीम खान का इसके अंदर कि सॉरी भी क्यों बोलना, क्योंकि देखो ये पता क्या होता है, मान लो बचपन में याद होगा बुली होते थे, ठीक है, कुछ लोग होते थे बुली होते थे जी, वो एक बार आके आपको बुली करेंगे, आप चढ़ जाओगे, उनको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्ट करेगा, जी, फिर आके बुली करेगा, फिर करेगा। लेकिन कुछ बुली ऐसे होते थे जिनको जो बुली करते थे बंदे रिएक्ट ही नहीं करते थे, अगली बार नहीं करने आते थे वो लोग कि उसको कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो क्या जरूरत है। तो अब यहाँ पर यही हो रहा है कि भाई अगर 5 करोड़ रुपए एक बार दे दिए इन लोगों ने, तो बार बुली करने के लिए बार बुली करेगा, बार कहेगा ठीक है भाई 5 करोड़ आ गए ना, 2-3 महीने बाद 5 करोड़ भाई उड़ा दिया नशे में, सलमान खान उठाओ फिर से खोलो जरा इसे भाई देख 10 करोड़ दे, इस बार तो टपकाता हूँ फिर 10 करोड़ करते तुम लूट लोगे उसको। तो ये केव इन नहीं करना होता है, ये वही होता है कि जो इजराइल का है ना, इजराइल की सरकार का एक नियम है, नेवर एवर मेक डील्स विद टेररिस्ट नो मैटर व्हाट एवर। हाँ, चाहे तुम्हारे 10 बंदे हॉस्टेज हो, चाहे तुम्हारे 200 बंदे हॉस्टेज हो, भाई अगर तुमने हमारा बंदा लिया तो हम लड़ने आ रहे हैं, डील नहीं करेंगे, हमारे बंदूक लेके तो मारने के लिए। और जो कि एक सही स्ट्रैटेजी भी होती है, अगर आप देखें तो लॉन्ग रन में हो सकता है, शायद शॉर्ट टर्म में आपके लाइक इट विल नॉट वर्क आउट, बट
लॉन्ग रन के हिसाब से अगर देखें तो दिस इज ऑल्सो राइट। अब यहाँ पर लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जो है थोड़ा अलग मोटिव में इस चीज़ को लेके जा रही है। एक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर हैं जो कि मथुरा में उन्होंने जो है बात करी थी इंडिया टुडे से, और उन्होंने बोला है कि उनकी बात थी, उन्होंने कहा कि क्यों मारा बाबा सिद्दीकी, तो उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट अ गुड मैन, देयर वर चार्जेस अगेंस्ट हिम अंडर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, it is said that he was associated with Dawood Ibrahim, the man behind 1993 bomb blast. इसकी लिस्ट मैंने नहीं निकाली है कि मुझे ये नहीं पता था कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंदर ये मुकदमा चल रहा था बाबा सिद्दीकी पे। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट क्या हुआ? बेसिकली वही हुआ ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट आपका कि आप रियल एस्टेट के अंदर जो है धंधा कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, यही तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। 1991 के बाद काफी एक्टिव भी थे रियल एस्टेट में। इन्होंने जो अपना जितना भी अपना पैसा बनाया है, जितना भी उन्होंने अपनी जायदाद बनाई है, वो सिर्फ रियल एस्टेट के थ्रू ही बनाई है। ऑफ कोर्स हो सकता है पॉलिटिक्स भी उसका बहुत मेजर रीजन हो, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी मीडिया के बाद, हाँ हॉलीवुड बॉलीवुड के बाद, तो वो है आपकी रियल एस्टेट। तो ये था मेन मुद्दा बाबा सिद्दीकी का कि क्या चल रहा है पूरे के पूरे मुद्दे। ऐसे तो अभी लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक मूवी की भी बात हो रही है। हाँ, वो कौन सा प्रोडक्शन हाउस, सीरीज के बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है कि ये फिर कंफर्म हो चुका है कि ये हो कंफर्म हो चुका है। इनफैक्ट दिवाली के अराउंड उसके पोस्टर्स भी आ जाएंगे। दिवाली के अराउंड उसके पोस्टर्स भी आ जाएंगे। प्रोडक्शन कौन है कर रहा है इस चीज का, एक बारी देखना पड़ेगा। प्रोडक्शन किसका था? फॉक्स प्रो समथिंग, फायरफॉक्स प्रोडक्शन का इसका वो है जी। अब आप ये भी देखो कि बॉलीवुड अब कहाँ तक ही आ चुका है। गोलियां चल रही हैं, जान के खतरे हो रहे हैं सबके, चलो चली हैं, मैं तो कह रहा हूँ गोलियां तो पहले भी चली हैं, लेकिन अब ये हो गया कि इनके पास कहानियां भी नहीं बची हैं कि भैया गैंगस्टर है, लोग पसंद कर रहे हैं गैंगस्टर को, चलो पिक्चर अब इसी के गैंगस्टर है एसईओ में ट्रेंड कर रहा है, चलो इसमें मूवी बना देते हैं। ट्रेंड हो जाएगा ये। सबको गूगल एल्गोरिदम खेलना है इस समय, सब पागल हो रखे एल्गोरिदम के पीछे। बट वही चीज है, प्रॉब्लम सिर्फ ये भी नहीं है कि उनको ट्रेंड के साथ खेलना है, कुछ खेलना है, प्रॉब्लम ये भी है कि जनता को क्या चाहिए, और आई एम श्योर कहानी चाहिए ही नहीं। एक्चुअली जनता को भी पता चलना चाहिए। बॉलीवुड वालों को ऐसा लगता है कि जनता को भी पता चलना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई है कौन, कहाँ से आया है, क्या है इसकी कहानी और ये चाहिए, लेकिन और इसके बेसिस पे ही बन रहा है। इसी के बेसिस पता क्या है, अब तो हमें नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई को वो किस तरीके से दिखाएंगे। हाँ जी, कैसा दिखाएंगे, अच्छा दिखाएंगे, बुरा दिखाएंगे, क्या कंसेप्ट होगा, क्या उसकी इंटेंशंस होंगी चीजों को लेके। प्लस अगर वो ओटीटी पे आ रही है तो आई डोंट नो, मतलब वो अनसेंसर्ड है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये पोस्टर आने के बाद ही पता चलेगा, पोस्टर आने के बाद समझ, और ये भी पता चलेगा कि कौन से ओटीटी पे आ रही है, तो वी कैन एनालाइज। मुझे लगता है ओटीटी पहले आएगा, क्योंकि मुझे लगता है फिल्म बढ़िया सीरीज तक बनी है, जब तक बनेगी नहीं तब तक ये बेच नहीं। जी और एनालाइज ऐसा नहीं किया जा सकता है, मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता वो बनाने के बाद जो है नेटफ्लिक्स के पास लेके जाए, नेटफ्लिक्स कहने नहीं भैया इसमें ये कट लगाओ, ये कट लगाओ, सलमान खान बुरा मान जाएगा, ये कट लगाओ, शाहरुख खान बुरा मान जाएगा, कुछ नहीं पता उनका। तो वो किस, वही है ना, हम कोलंबिया में नहीं रह रहे, हम यूएस में नहीं रह रहे कि नार्कोस बना दी पाब्लो पे तो एज इट इज रिलीज होगी, चाहे वो तुम उसके बारे में अच्छे सोचो चाहे। हाँ, अब यहाँ पर वही चीज है कि अब ये लोग लॉरेंस ये बना इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम पे अब चीजें बिकेंगी। एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में देखना, 1-2 महीना रुक जाओ, तुम्हें इंस्टा वगैरह पे ना ऐड दिखेंगे, शर्ट पे लॉरेंस बिश्नोई के नाम के कोट लिखे हुए होंगे, नाम लिखा होगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बड़ा और लोग खरीद रहे होंगे वो, देखना। तो ये भी हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं, बट ये तो कुछ भी कर सकते हैं, बट फिर वही है कि अभी मतलब आई डोंट नो, इट्स प्रोबेबली इट्स टू सून टू राइट ये लॉरेंस बिश्नोई की हमारी टी-शर्ट प्रोपेगेंडा बना दिया गया है, प्रोपेगेंडा बना दिया गया, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर साइड को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक मसीहा आ गया है। और ये पता है क्या हुआ है, ये बहुत टाइम से मैं बोल रहा था लोगों को कि बीजेपी जो है ना, जो उनका रवैया है अभी कुछ चीजों को लेके, जी ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल, ये उनके सपोर्टर्स को पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी इस समय। और क्या होता है जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, आपको पता है कि ये हमारे साइड पे खड़ा है जी, लेकिन हमारे मतलब की बात नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाता है, एक वॉइड क्रिएट हो जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जहां पर कि वो बंदा कहता है कि यार मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, पहले तो इसने 4 दिन बोला,
अब नहीं बोल रहा है, बट उसी समय कोई और बंदा आके उस चीज को बोल देता है, और मसीहा void fill मसीहा हो हो गया। जाता है, वो वॉइड फिल हो जाता है, वो बंदा उस पे जंप कर जाता है। अब क्या हो रहा है, जो लोग एक समय पे ये देख रहे थे कि शायद बीजेपी आएगी और बीजेपी आके खालिस्तानियों से बदला लेगी, उनको शट डाउन करेगी, जी जी जो कनाडा में हो रहा है उसको खत्म करेगी, उसी ऑडियंस को अब लग रहा है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। और जैसे वो देखते हैं कि बिश्नोई कह रहा है कि भाई मैं मारूंगा खालिस्तान हाँ, खालिस्तानियों के साथ उधर शिफ्ट हो जाती है सट। इनफैक्ट ये काफी उसके इंटरव्यूज में भी उसने कहा कि खालिस्तानी को तो मैं मतलब आई कैन नॉट Basically- एक चीज देखो, अगर सरकार को ये सब चीजें करनी है, ठीक है, वो अपना डायरेक्ट नेम लेके नहीं कर सकती ना। अगर वो ऐसा अपना नाम लेके करेगी कि हमने करवा दिया ऐसा, तो अपोजिशन पार्टी तो उस चीज को बहुत नेगेटिव तरीके में और पब्लिक को दिखा के उनको डिमीन करेगी। ये भी तो रिस्क है उनके पास, जो रिस्क है वो हमेशा रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमेसी तो रहती ही है उनके साथ, मतलब उन्हें डिप्लोमेटिक तो रहना ही पड़ता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और कोई शायद भी ये अपनी और ये सत्ता भी बचाना ही चाहेगा। ऑफ कोर्स। और उसके साथ साथ ये हो सकता है बीजेपी का भी अपना अलग मूव हो कि उन्होंने जानबूझ के उन्होंने गैंग अप करा हो, उन्होंने जी, जी। लॉरेंस बिश्नोई के साथ उन्होंने कहा कि ये हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, पर but आप इनडायरेक्टली ये कर दो। हम डायरेक्टली किसी पे ये इल्जाम भी नहीं लगा सकते। हाँ, बस इनडायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग, ये पीछे से जाके कर सकते हैं अगर हम लोग किसी ऐसे इंसान से करवाएं जो ऑलरेडी उन जो चीज़ों में already- yes, इन्वॉल्व जी, है, yes। वही चीज़। तो वही सारी चीज़ें हैं। चलो फिल्में आ रही हैं, जो आ रहा है, बट फिल्में भी देखो, अब बॉलीवुड के अंदर कहानियां मर चुकी हैं। बायोपिक का जमाना चल रहा है पूरा। बायोपिक नहीं, देखो यूएस के अंदर बायोपिक हमेशा से बनती आ रही है, बट ठीक है, लेकिन इंडिया के ये कल्चर आया है क्यों? जब से वो वाली मूवी बनी है कौन सी? एक सेकंड, केरला? नहीं नहीं, एमएस धोनी से भी पहले की थी, एमएस द धोनी, फ्लाइंग सिख जो मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग के बाद से ही बायोपिक का कल्चर है। उसके बाद से कितनी सारी बायोपिक्स जी, बनी, उससे जी। पहले नहीं इतना वहाँ पे इतना हमारे इंडिया में इतना कल्चर बट था बॉलीवुड में अब सिर्फ बायोपिक की बात, अब देखो बायोपिक बनाने की कमी है क्या हमारे देश में? एपीजे अब्दुल कलाम की बनाओ ना यार, बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे, कोई देखने नहीं आएगा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम किसके बनाओगे? लॉरेंस बिश्नोई, भाई उस बंदे का गैंगस्टर, अब उसको ग्लोरीफाई करोगे तुम, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब सरकार बोल रहा हूँ, बॉलीवुड को समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या बनाएं। उनके पास पहला ऑप्शन होता है चुम्मा चाटी दिखाओ, नंगापन दिखाओ, 2 आइटम सॉन्ग में नचवाओ, और उसके बाद देखो अभी एक फिल्म आई थी तृप्ति दिमरी और ये हमारे कटरीना कैफ के पति, क्या नाम था उसमें का? मूवी का नाम क्या था? वो गंदी सी मूवी थी, बैड न्यूज या गुड न्यूज, इसका वो तौबा तौबा गाना है, हाँ बैड न्यूज थी, बैड न्यूज नाम था ना। पिक्चर की कोई स्टोरी जाके देख ले भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, माफ कर देना। मूवीज देखनी बंद कर दी। इसी हाँ, मैंने हिंदी मूवी इसलिए बंद कर दी, मैंने बस पहला 15 मिनट देखा था, बट माफ कर देना तृप्ति जी, मतलब थूक कर आ गया पिक्चर में, मजाक से थिएटर के बाहर ना चौखट पे थूक के आया कि ये ऐसी पिक्चर मत बनाया करो बॉलीवुड में। तो यही चीज है, कमिंग फ्रॉम अ मूवी लाइक वो, उन्होंने लैला और कला जैसी इतनी खूबसूरत फिल्में दी है। अरे एनिमल ही बहुत खूबसूरत फिल्म थी, ऐसी कौन सी बात है, मजेदार फिल्म थी एनिमल। एनिमल भी क्या सीन थे उसमें तृप्ति जी के, ऐसी बात वो बात नहीं है, बात सिर्फ ये है जो ये मूवी थी ना, क्या नाम था? बैड न्यूज। इसका प्लॉट मतलब आप कितना, ये कंपटीशन होगा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का, भाई कोई कितना घिनौना सोच सकता है और उसको क्या टीवी पे कैसे दिखाया जा सकता है, उसकी कहानी सोचो आप क्या है, ठीक है, कितनी बहकिस लेवल की, कितनी नीच कहानी है उस पिक्चर की। गलत इन्फ्लुएंस होती है ना यार, यही तो चीजें ऑडियंस भी तो यही सब देखती है, आधी चीजें से यहीं से तो इंस्पायर होते हैं चीजें। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता ना कि तुम इतनी नीच से सीधा लॉरेंस बिश्नोई कैसे पहुंच सकते हो भाई। बात ये है, तुम ऐसे जंप दे रहे हो ना कि कभी एकदम नीचे गिरा दोगे, कभी ऐसी चीज उठा के ले आओगे जिसका तुम कुछ सोचेगा भी नहीं कि भाई ये क्या हुआ। अब तुम कल को बनाने जाओगे दाऊद इब्राहिम के ऊपर वो क्या कहते हैं बायोपिक, बनाने देगा वो गोली मरवा देगा तुम्हें। हाँ, रियल नेम से नहीं बन सकती, लेकिन बट तुम बनाओ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, देखो तुम उसको ग्लोरीफाई करो, देखो कैसे चलती है। इमरान खान उतना फेमस नहीं हुआ था उसके अंदर जी जितना अक्षय कुमार का करेक्टर था, जिसमें उसका डायलॉग था कि मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मैं विलन हूँ, विलन मजे लूटना चाहता हूँ। तो वो, और लोगों को वो करेक्टर ज्यादा पसंद आया था। तो ये लोगों की सोच भी है। वो अगेन में आया था, और एक ये है ना अजय देवगन, अगेन हाँ, अजय देवगन और इमरान हाशमी जी। बट वहां पर तो चलो यही था कि दोनों के दोनों उस लेवल पे थे। जी यहाँ पर इमरान खान को किसी ने पसंद नहीं किया था, अक्षय कुमार को ज्यादा पसंद किया गया जी, क्योंकि कैरेक्टर का डिफरेंस आ गया था। इमरान खान मजबूरी में घुसा था गैंगस्टर के अंदर, बट वो किंग था। जी तो पसंद लोगों को वो आया वहां पे। और इस बार भी यही हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई पे क्यों बन रहा है, क्योंकि लोगों को
एक डेटा निकला था जहां पर कि ये आया था कि ट्विटर के ऊपर कौन से जॉनर की वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, और नंबर 1 पता क्या था? वायलेंस, लड़ाई झगड़ों की वीडियोस, मार पीट, कहीं घूसा चल रहा, चाकू मार रहे हैं, वो वीडियोस टॉप पे, सबसे ज्यादा व्यूज उन पे आते हैं। तो इंडिया के अंदर लोगों को पसंद भी है वो देखना। और मेरे को ये लगता है कि अब क्योंकि लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि अच्छा वॉयलेंस इतना ट्रेंड पे है, तो अगर हम इससे एसोसिएटेड लोगों के ऊपर भी मूवी बनाएंगे या फिर सीरीज बनाएंगे तो वो तो चलेगा ही ना, वो चलेगी। तो यही चीज, इससे मुझे एक डेटा और याद आया। अगर आप कभी किसी वेबसाइट ने डेटा रिलीज करा था कि पॉर्न साइट पे भी ना लोग बहुत ज्यादा वॉयलेंस देखते हैं, समझ गए। एंड इनफैक्ट क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, देयर वाज अ रिसर्च आल्सो जहाँ पे क्योंकि पीपल आर नाउ कंज्यूमिंग मोर वॉयलेंस रिलेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बीट पॉर्न और बीट एनी अदर थिंग्स, तो इसलिए हमारी देश के अंदर वॉयलेंस भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सारे सोशल मीडिया के कार्यक्रम जो हैं, ये सारे, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस वही है। हाँ, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस वही है। अब आपके पास हर चीज़ की, हर तरह की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, चाहे आप उसे लो या ना लो, इट्स ऑन योर फेस। आपको नहीं भी चाहिए, लेट्स से कि अगर मैं मेरी एक नीस है भी छोटी सी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा भी उसको आदत पड़ गई है स्क्रॉल करने की। अरे हमें ही आदत पड़ गई है, हमें ही आदत पड़ गई है। शी इज व्हाट 2 years old, उसको आज के डेट में फोन चला के वो सब करती है। लाइक लिटरली उन्होंने अभी कल ही वीडियो कॉल करा था तरुण को, एंड शी वाज सेइंग बात करो। तो और अब पता है, अगर यूट्यूब अगर चलाओ ना और उसके फीड में भी उसी तरह, लाइक मेरी भाभी का वो यूट्यूब ऑन करती है, उसके पूरे यूट्यूब, उनके पूरे शॉर्ट्स में सिर्फ क्रिंज गंदा कंटेंट आता है। सो आप ये सोचो कि अभी वो 2 साल की है और उस पर अब हम अभी से उसको इस तरह का कंटेंट शी इज कंज्यूमिंग, या इस तरह का कंटेंट उसे दिख रहा है। ऑफकोर्स हमने पेरेंटल वो सारा चीज़ें करके अब एक्टिवेट कर दिया, जब हमने नोटिस करा। अब तो फ़ोन भी नहीं देते उसे। इसके जो नीचे वाला जनरेशन जो है अभी, उनके दिमाग में और भी ज़्यादा भूसा बढ़ गया। अब कुछ नॉर्मल सा कुछ देखना ही नहीं चाह रहे वो उनको चाहिए कि बस मेरे को जो है इंटरटेनमेंट दे दो, चाहे तुम किसी भी फॉर्म में दो, चाहे तुम गाली बको, चाहे तुम किसी को मारो पीटो, उनके लिए वो कंटेंट नंबर 1 है। हमारे लिए क्या था, रियलिटी शोज, सीरियल्स, ये हमारे लिए कंटेंट, फर्स्ट कंटेंट हमारा कंज्यूम ये होता था। अब ये जो बता रही है नीस, वो जिंदगी में कभी टीवी सीरियल नहीं देखने वाली है। हाँ। उसकी लाइफ में होगा ही नहीं। टेंशन स्पैन खत्म हो गया ना, एक सेकंड में। लाइक आई हैव सीन हर स्क्रॉलिंग वीडियोस, शी इज डूइंग लाइक दिस एंड पेशेंस लेवल एग्जैक्टली। उससे फोन छीन लेते हैं, उसका हो जाता है कि नहीं मुझे फोन दो। और ये थिएटर में ये बच्चे ऐसे बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि थिएटर के अंदर 3 घंटा बैठना पड़ता है कि चीज को देखते हो, वहां पे तुम स्वाइप नहीं मारते, इसलिए। तो मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब मीडिया हाउसेस भी धीरे धीरे सब कुछ जाएगा हमारा। इसलिए सेकंड टॉपिक वही था कि करण जौहर की जो फिल्म है, वो कंपनी जो धर्मा प्रोडक्शन 1000 करोड़ से जो है उनका रेवेन्यू में सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। तो उसी पे आते हैं। बिल्कुल सही चीज़ उठाई कि अब जेनजी किधर जा रही है, क्योंकि अब लोगों को समझना पड़ेगा, बेबी बूमर्स वगैरह का ज़माना गया, अब मिलीनियल्स और जेनजी को चलाना है जो चलाना है। और जेनजी मेन लीड में है इस समय, क्योंकि जेनजी अब आ चुकी है वर्किंग एज के अंदर। जी बिल्कुल, अब जेनजी लीड में है। जेनजी डिसाइड करेगी कि ट्रेंड क्या होना चाहिए, आगे आने वाले 20 साल क्या चलेगा। क्योंकि अब ये जो जेनजी 20-21 साल की है, ये 40 तक की एज में वर्किंग फोर्स में रहने वाली है, ऐसे नहीं हटा सकते तुम लोग। जब तक ये वर्किंग फोर्स में रहेगी, इनके हिसाब से दुनिया ट्रांसफॉर्म होगी। जैसा ये करेंगे, जैसा ये चाहेंगे, वैसा लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, वैसे कंपनीज को एज अ कस्टमर को अपने प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे कस्टमर चेंज हो जाएंगे। जब बेबी बूमर्स थे या हमारे से ऊपर के लोग थे, उनके लिए क्या था, शाम को ऑफिस से घर आए, रिमोट लिया, टीवी लगाया और रिमोट रख दिया और बस बैठ के देख रहे हैं। आज की डेट में अब क्या हो चुका है, मैं घर आता हूँ, मेरे को टीवी चाहिए ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो डिसाइड करे कि मुझे क्या देखना है। मैं खोलूंगा यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, मेरे सामने 1000 फिल्में, मेरी इच्छा है कि मैं कौन सा कब किस वक्त पे कैसे देखना चाहूँ, और स्किप कर करके भी देखना चाहूँ। और टीवी की तरह नहीं कि मैं बस लगा दिया तो अब 30 मिनट खत्म होने के बाद इसको मैं ना स्किप कर सकता हूँ, ना इसे रिवाइंड कर सकता हूँ, और अब जो होगा अगले दिन पता लगेगा मुझे। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पहले का लोगों का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था कि उनकी लेट्स से कि वो ऑफिस में है, उनका कुछ बहुत अच्छा दिन नहीं रहा है, तो उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था कि भाई मुझे कुछ अच्छा दिखा दो, मतलब मेरे को मार पीटना या फिर ऐसा वॉयलेंस कुछ नहीं देखना।
बट अब ये भी बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है Gen Zs के साथ। ये कब से हुआ है? ये जब से मतलब जियो ने मतलब फ्री का ये इंटरनेट देना स्टार्ट किया है। वही चीज, जब से जियो आया है, जब से जियो ने वो 1 साल जो अपना 1-1.5 साल अपना फ्री इंटरनेट रखा था, उसके बाद से सारा का सारा ट्रेंड में। अगर वो नहीं आता ना, टिकटॉक कभी इंडिया में फटता ही नहीं जी। अगर टिकटॉक पे मैं 15-20 वीडियो भी स्वाइप मार देता ना, 1 GB का डेटा ऐसे उड़ जाता था, पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। आज की डेट में ऑल्सो वेरी केयरफुल कि वो लोग क्या देखे, क्या कंज्यूम करे, तो दे वर वेरी। अब फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब तो लोगों को पता है ना कि फ्री का है, जो भी है सब फ्री का इंटरनेट है। अब 30 रुपए दो, आपके पास 1 GB इंटरनेट फिर आ जाता, दिन का खत्म हो गया तो कोई नहीं, लो 60 रुपए 40 रुपए टॉप अप फिर से ले लो, चलाओ। और 40 रुपए आज की डेट में एक जॉब करने के लिए कुछ 50 रुपए में अनलिमिटेड पूरे दिन के लिए। आप 50 रुपए दो, पूरा अनलिमिटेड लो। तो इसीलिए सब क्रैश हो रहा है ना। अब ये ऐसा मोमेंट है जहां पर कि कंपनीज ने अपने आप को अगर इनोवेट नहीं किया तो वो गई। आप ये समझो, यहाँ ये कहता है आर्टिकल, करण जोहर धर्मा प्रोडक्शन रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ ₹1044 करोड़ फॉर द फिस्कल ईयर 22-23, अ नियरली 4-fold इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। उससे पिछले साल में 250 करोड़ का इनका रेवेन्यू था सिर्फ, जो कि 1000 करोड़ तक बढ़ा। बट द कंपनीज प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹10.69 करोड़। तो 1000 करोड़ में अगर रेवेन्यू धंधा करके अगर 10 करोड़ कमाते हो, ये होता है 1% प्रॉफिट मार्जिन। मतलब मैं 100 रुपए लगाता हूं तो मैं 1 रुपया कमाता हूं। क्यों भाई, मत ही लगाओ, FD में डाल दो यार। FD में डाल, 5% तुम्हें FD दे देगी भाई। पिक्चर है क्यों बना रहे हो 1000 करोड़ के, अगर 10 करोड़ ही कमाना है तो ये बात है कि भाई मैं उसको भी छोड़ दो यार, मैं म्यूचुअल फंड, मैं PF में भी डाल दूंगा ना भाई, 9% तो मुझे PF दे देगा, ठीक है। बैंक में रख लो, उससे ज्यादा तो पैसा नहीं देगा। SIP उससे ज्यादा दे देगा। SIP तो 20% तक ले जाएगा कम से कम मेरा म्यूचुअल फंड में। तो मैं 1% कमाने के लिए 1000 करोड़ का रिस्क क्यों ले रहा हूं अपने सर पे, ठीक है। ये फिल्म इंडस्ट्री हो गई है आज। और मैं बता रहा हूं, ये अभी 10 करोड़ है ना, 2 साल और रुक जाओ, ये नेगेटिव जाने वाला है। म्यूजिक की तरह ये भी नेगेटिव चला जाएगा। म्यूजिक में आज की डेट में -4 से -5% का मार्जिन है बिजनेस में। मतलब अगर 100 रुपए लगाते हो तो आपको 5 रुपए और खर्च करने पड़ते हैं इंस्टेड कमाने के, अपनी जेब से उसको इंटैक्ट रखने के लिए। और फिल्म में एक टाइम पे 15 से 20% होता था, जो आज की डेट में 1% पे गिर गया है और ये नीचे ही जा रहा है। और ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई जेनजी क्या चाहती है, जेनजी क्या चाहती है और जेनजी को क्या देना है, वो क्या देखना चाहती है। ऑल्सो कोरोना वायरस हैज एक्चुअली प्लेड अ लॉट ऑफ रोल टू दिस, बिकॉज जब हम लोग कोरोना में थे एंड देन लॉकडाउन में थे, काफी लोग कॉन्स्टेंटली ऐसे कुछ भी नेटफ्लिक्स पे सीरीज लगा के देखे जा रहे थे। सो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बिकॉज आपके सिनेमाज बंद थे, आप मूवी नहीं बना रहे थे, आपका कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। एंड देन बट OTT पे सब कुछ एक्टिव था, OTT पे सब कुछ चल रहा था। एंड देन वहाँ पे भी काफी सारी चीजें, कितने सारे शोज डिस्कवर हुए, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, हॉटस्टार बढ़ गए थे उस टाइम पे सब। हाँ, बढ़ गया था। एंड देन अभी वो फिर से वापस, अभी लोग क्या कर रहे हैं ना, इन्होंने 2 साल के अपने इस गैप से कुछ सीखा नहीं है, तो ये बैड न्यूज़ तरह की पिक्चरें बना रहे हैं जो 2020 से पहले शायद चलती थी। बट अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि 2 साल में लोगों का जो है कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका और कंटेंट कंज्यूम करने का जो क्वालिटी है वो भी काफी हद तक, और ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब कि कैसे कि कंटेंट बनाया जाए, और लोगों के पास इतना पेशेंस लेवल नहीं है कि वो 3 घंटे बैठ के देखे। एग्जैक्टली। मैं ही कहीं जाती हूँ अगर मूवी देखने, गलती से भी 1 घंटे बीतते भी नहीं है, 45 मिनट होता है, मैं सो जाती हूँ। इंसान को चाहता ही नहीं। हाँ, क्योंकि फिल्म अच्छी नहीं होगी तो आपका इंटरेस्ट वैसे भी नहीं रहेगा। यही चीज है ना, देखो अगर फिल्म अच्छी होगी तो बंदा देखेगा। हाँ। अगर उसकी अटेंशन बनी रहेगी ना उस चीज में तो बंदा देखेगा और खुशी खुशी देखेगा। बट हिंदी में नहीं होता ना आज की डेट में। यही तो चीज है। ओपनहाइमर अभी बनी थी, ओपनहाइमर अभी आई थी, वो कितनी अच्छी फिल्म थी, कितनी आई थिंक उसका ड्यूरेशन भी अराउंड 3 आवर्स था। नहीं आई वो। हाँ, आधे लोगों को इंडिया में आधे लोगों को समझ में नहीं आई। समझने के लिए कंसेप्ट चाहिए ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है और क्या चीज हो रही है, क्या हो रहा है उसमें कैसे क्या क्या किया। अभी तो बॉलीवुड से ज्यादा वैसे भी साउथ की पिक्चर्स ज्यादा चलती हैं, क्योंकि वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लोग नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, नया कैमरे के एंगल्स ला रहे हैं, नई तरह की स्टोरीज ला रहे हैं। अभी उन्होंने वो बनाई थी, क्या कहते हैं, जो अमिताभ बच्चन के साथ बनाई है, क्या नाम है, बहुत ड्यून की जो कॉपी बनाई है यार, क्या नाम है, कल की। ठीक है, माना उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट उठाया है US की बहुत फेमस मूवी से, जी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके अंदर अपने काफी एडिशंस किए, बहुत चीजें उसके अंदर नई इंट्रोड्यूस करी, बहुत चीजें नई लेकर आए। महिंद्रा अपनी गाड़ी लेके आई यार, वो गाड़ी भी उन्होंने खुद बनाई। हाँ, खुद बनाई है। उन्होंने अपनी
अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट भी कॉपी करा तो उसमें अपनी ऑडियंस को केटर करने के लिए करा, अनलाइक फॉरेस्ट गंप की जो उन्होंने ऐसी तैसी कर दी अभी, जो आमिर खान ने जो बनाई, और करीना कपूर ने उसका रेंडरेशन करा, लाइक व्हाट द हेल, कि क्या करा है तुमने। तो यही हो रहा है ना, देखो तुम चाचा भतीजे भाई भांजा, मेरा चाचा का लौंडा, और यही इसी से अगर इंडस्ट्री भरते चले जाओगे तो फिर टैलेंट नहीं रहेगा कहीं पर भी। आपको पता है फॉरेस्ट गंप का वो लोग पहले लाइसेंस दे नहीं रहे थे कि हमारी मूवी को आप ऐसे उसका हिंदी वर्जन बनाओ। उन्हें बहुत साल लग गया था कि इंडिया के लोगों को ट्रस्ट करा जाए कि चलो ठीक है, बॉलीवुड को, नॉट इंडिया के लोगों को, कि बॉलीवुड को ट्रस्ट करते हैं, चलो ठीक है आप बना लो। एंड देन जब वो मूवी बनकर आई, इट वाज अ फ्लॉप बिकॉज नोबडी लाइक्ड इट। फॉरेस्ट गंप का स्टैंडर्ड यहाँ था, लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई थी यार वो। हाँ तो वही बात है ना, जब लोग ऑलरेडी देख चुके हैं किसी पिक्चर को, तुम उसका रीमेक बना के सिर्फ पैसा छापना चाहते हो, तुम्हें आर्ट और उससे कोई मतलब नहीं रहा है। रीमेक का भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो ये ड्यून की कॉपी भी इन्होंने कल्कि में करी है, अपनी ऑडियंस को केटर करने के लिए उन्होंने कुछ तो उसमें ऐड करा है। सारी तो कॉपी नहीं की होगी, हाँ, उसमें कुछ ऐड करा है, अपनी ऑडियंस के बारे में कुछ तो सोचा है। बट अगर आप एक कॉन्सेप्ट लो, उसका हिंदी से सिर्फ इंग्लिश से सॉरी हिंदी में वर्जन में डाल दो, इट्स अ कॉपी पेस्ट। आपने अपना क्या, मुझे अभी भी याद है, करीबन 3 महीने पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी 12 बजे रात को। 12 बजे रात में मूवी हॉल ऐसे भरी हुई थी कि मतलब लोग दिन में पिक्चर देखने आ रहे हैं। आजकल भरा रहता है। और मूवी कौन सी थी? कल की। हाँ, तो वही चीज है ना, क्योंकि लोगों को समझ में आएगी भाई कुछ नया है, तो लोग 12 बजे भी टूट रहे थे वहां जाके। और वहीं दूसरी पिक्चरों का हाल देखो, जहां पर कि सुपरस्टार की पिक्चरें हैं, बुक माई शो दिखा रहा है हाउसफुल, थिएटर पहुंचो खाली पड़ा हुआ है। अभी हुआ है ना ये अपनी टिकटें खरीदनी पड़ रही हैं। आलिया भट्ट और जो वेदांग रायना की मूवी आई है जिगरा के साथ, दिव्या खोसला भूषण कुमार की जो वाइफ है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाला है कि बुक माई शो पे तो दिखा रहे हैं ये लोग कि पूरा हाउसफुल है, और मैं अभी थिएटर पे आई हूँ। उन्होंने दशहरे वाले दिन आई थिंक मूवी देखी थी, एंड वहां पे पूरा हॉल खाली है, लाइक लेजिट पूरा हॉल खाली है। तो यही देखो, ये पता क्या स्कैम हो रहा है, ये पूरी टिकटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। चाहे तुम फिल्में ले लो, चाहे तुम कॉन्सर्ट्स ले लो, वहाँ हर जगह चल रहा है स्कैम। स्कैम सिंपल सा है, मान लो तुम्हारी टिकट है 1 लाख रुपए की, ठीक है, तुम्हारी टिकट 1 लाख की वाइट वाली है, ठीक है। मान लो मैं हूँ दिलजीत दोसांझ, ठीक है, मेरे शो की टिकट है 1 लाख रुपए की। तो अब मेरी मैनेजमेंट क्या करेगी, जैसे टिकटें बाहर निकलेंगी बुक माई शो पे, मेरी मैनेजमेंट जाके सारी टिकटें खरीद लेगी, ठीक है। या मेरे इल्लू पिल्लू जो मैंने बिठाए हुए होंगे धांधली वाले बंदे, वो खरीद लेंगे, जो दलाल जिन्हें कहते हैं, वो खरीद लेंगे। अब तुम समझो क्या हुआ, अगर 1 लाख रुपए की टिकट मैं बेचता, तो मुझे उसके ऊपर 28% GST भी देना है जी। फिर उसके ऊपर मुझे 35% का इनकम टैक्स भी देना है, क्योंकि मेरी अर्निंग जो होगी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में होगी जी, ठीक है। अगर 1 लाख की टिकट मैं बेचता हूं तो मेरे पास कट पीट के लास्ट में बचेगा 52-53,000, मतलब हाफ अमाउंट जी। तो अगर मैं दिलजीत हूं और मैंने 1 लाख रुपए की टिकट अपनी शो की बेची, तो मेरे पास अर्निंग आ रही है 50 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की, ठीक है, सिर्फ 50,000 रुपए की अर्निंग आ रही है जी। लेकिन मैंने वही 1 लाख की टिकट जो है खरीद के उसे 10 लाख में ब्लैक में बेच दिया, तो अब 9 लाख रुपए में मुझे कितना टैक्स देना है? 0%, शून्य, 1 रुपया भी नहीं। तो अब मेरे पास जो अर्निंग 50,000 रुपए की हो रही थी, ऑटोमेटिकली टिकट को धांधली में बेचने के बाद मेरी अर्निंग, अब तुम 9.5 लाख में से भी दलाल का भी 10% 20% कट मान लो, काट दो, उसके बाद भी तब तुम्हारे पास जो है आराम से 60 से 70%, मतलब 6 लाख 7 लाख रुपए बच जाएगा आराम से। जो कि आप इनिशियली 50,000 ही कमा रहे थे, तब भी उसका 10 गुना से ज्यादा तुम कमा रहे हो, और उसमें तुम्हें टैक्स नहीं देना। हाँ। बिल्कुल। तो ये पूरा का पूरा स्कैम है जो टिकट इंडस्ट्री में चल रहा है। और ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बुक माई शो या फिर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट या और इंटरनेशनल, ये टिकट मास्टर के साथ भी सेम करा था उन्होंने। एराज टूर में टेलर स्विफ्ट के टाइम पे उन्होंने क्या करा, जैसी मूवी, जैसे ही कोई भी कॉन्सर्ट उसका अपडेट हो रहा था, टिकट मास्टर पे आ रहा था, विदिन 1 सेकंड सब खाया हो जा रहा था, एंड देन पीपल वर बाइंग टिकट्स ऐसे ही सेम ब्लैक के रेट में। और ये टिकट मास्टर का बहुत बड़ा उन्होंने सारे स्कैम एक्चुअली सिर्फ टिकटिंग में ही नहीं बल्कि सभी जगह है, ये सारे स्कैम हो रखे हैं अभी हर जगह, हर जगह। सबसे बड़ा इम्पैक्ट अभी मेरे को जो दिख रहा है, सिर्फ देखो लाइन से डूबे सब, म्यूजिक था वहाँ अंधे स्कैम हुए डूबा, अभी फिल्म चल रहा था डूबा, उधर अंधे स्कैम हुए डूबा। अब जो लास्ट पिलर है मीडिया के अंदर वो कौन सा है? जर्नलिज्म, न्यूज। अब ये जा रहा है, और ये क्यों जा रहा है? क्योंकि ये लोग भी अगेन जेनजी को केटर नहीं कर पा रहे। जेनजी को केटर नहीं कर पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब टीवी नहीं चलेगी, अब टीवी नहीं चलेगा। तुम कब तक, नहीं कह रहा था ना
टीवी तब तक चलेगा जब तक उनकी ऑडियंस जिंदा है। जी। वो कितने दिन जिंदा है? 10 साल, 15 साल, उससे ज्यादा नहीं। और जब उस ऑडियंस को भी हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, वो बैठ के सुबह सुबह अंजना कश्यप और सबको नहीं देखेगा क्या मुझे न्यूज़ दिखाओ, पहले वो कहेगा भाई मेरे दिल को बचाओ, तो हार्ट अटैक आ रहा है मुझे। और इससे मतलब बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, मतलब जजेस को नौकरी ढूंढने में भी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है। पूरी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इस समय नौकरी की कमी हो रखी है, ले ऑफ चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और अगर नौकरी आपको मिल भी रही है तो वो ऐसा पे दे रहा है जहां पर कि इंसान खुद छोड़ दे कि भाई मेरे को नहीं करना, नहीं करना, मैं नहीं करना, मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, मैं खा लूंगा भाई, मैं एक घर खरीद के ना रेंट पे चढ़ा दूंगा, उससे ज्यादा कमा लूंगा, मैं यहाँ क्यों आऊँ, पराठे बेच के खा लूंगा। हाँ, तो इसीलिए अब जो है एक वॉइड, अब मैं ये देखता हूँ कि अगर इंडिया के अंदर किसी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा वॉइड बना हुआ है जी, वो है न्यूज इंडस्ट्री, और उसको इस समय कोई फिल नहीं कर रहा है। कोई आके ये नहीं कह रहा कि भाई जेनजी को ना ये चीज देखनी है, वो न्यूज पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं जेनजी न्यूज नहीं, कंटेंट चेंज करो, उसको देने का तरीका चेंज करो। ये इंडिया में फिर भी नहीं केटर हो रहा, बट ये वैल्यूटेनमेंट यूएस के अंदर ही इज एबल टू फिल इट, वही चीज। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता हूँ, हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते, लेकिन यही एक चैनल आपको ऐसा मिलेगा जहाँ ये चीज होती हुई आपको मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना, नहीं दबा के घर आके मारूंगा। कंटिन्यू। हाँ, So I was saying कि बट शायद इंडिया में ये फिर भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट यूएस में दे हैव स्टार्टेड, दे आर एबल टू फिल द गैप इन वैल्यूटेनमेंट। वी एक्चुअली फॉलो लॉट ऑफ हिज कंटेंट। हम लोग क्योंकि जियो, नमस्ते पैट्रिक जी, भारत से नमस्ते, बोलिए। वैल्यूटेनमेंट हमने मुझे 2 बार कट करके मेरे को कह कोई नहीं, हाँ बोलिए। वैल्यूटेनमेंट पे ही इज एबल टू फिल इट, एंड हम लोग भी उनका कंटेंट काफी फॉलो करते हैं। जियो पॉलिटिकल के बारे में वो कितने अच्छे से, कितने अच्छे उनके 2-3-4 लोग हैं, वो लोग मिलके सारी बात कितना अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। हम लोग बेकार हैं क्या? नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग बेकार है, आई एम जस्ट सेइंग कि वो गैप फिल यूएस में शायद वैल्यूटेनमेंट बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, और हमारा भी वो अटेम्प्ट है। वो इसलिए है क्योंकि यूएस में ट्रेंड शुरू होता है, यूएस आपको बना के देता है कि देखो भाई यूएस चल रही है। हाँ, यूएस इनोवेटर है क्योंकि यूएस पे पैसा है, वो रिस्क लेके फेल हो सकते हैं। इंडिया में मुश्किल है वो होना। यहाँ पे किसी ने एक बार रिस्क लिया, फेल हो गया, भाई जब नौकरी कर जिंदगी भर। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ एक बार रिस्क लिया, फेल हुआ, वो फिर जुड़ेगा नया इन्वेस्टर, भाई मेरे को नई चीज दिमाग में फिर से दो। और शायद इसीलिए हमारे पास इतने सारे बिलियनियर्स हैं फ्रॉम यूएस। वहाँ पर लोग रिस्क लेने की, उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो वो लोग इनोवेट करते हैं। जस्ट मेक्स मी थिंक कि एलॉन मस्क ने 3 दिन के अंदर 3 अलग-अलग कंपनी से अपने क्या लॉन्च करा है। तो वही चीज, पहले दिन रोबोट आया, अगले दिन रॉकेट आया। तो वही कि उन लोगों को ना रिस्क लेने का एपेटाइट है। इंडिया के अंदर भी रिस्क टेकर है। ऐसे इंडिया में गुजराती भी हमारे कम नहीं रिस्क, हाँ, वहाँ वहीं पे रिस्क, लेकिन उनका रिस्क उनके पास वही है ना कि अगर आपके पास फाइनेंशियल एड है ना, जब तक आप फाइनेंशियली बैक नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अदानी ने कौन सा सेमीकंडक्टर बनाया है या कौन सा मोबाइल कंप्यूटर बनाया है उसने? नहीं, अडानी की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पे यूएस और इंडिया को कंपेयर कर रही हूँ कि उन्होंने गुजरात का जो एग्जांपल दिया उसकी बात हो रही है। मैं इंडिया के गुजरातियों को मैंने ये दिया एग्जांपल दिया है, रिस्क टेकर होते हैं काफी। हर्षद मेहता को ही देख लीजिए। हर्षद मेहता तो खैर जो इतना बड़ा स्कैम कर सकता है आदमी, ठीक है चलो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले उसका स्कैम था, स्कैम में बहुत लोग थे। जो उसने किया वो था स्कैम ही, भले उसने एक लूप होल ढूंढा, बट वो था स्कैम ही कहीं ना कहीं। लेकिन तो रिस्क लिया, पर रिस्क टेकर था, अपने रिस्क के लेकर वो बहुत आगे तक गया था। वही। और अदानी क्या कर रहा है? अदानी भी तो रिस्क ले रहा है, अपने खुद के शेयर को गिरवी रख के उस पर लोन लेना है। ऐसे बड़ा कौन सा रिस्क है कि भाई मैं लोन नहीं दे पाऊंगा, मेरी पूरी कंपनी तेरी कल। इससे बड़ा क्या रिस्क हो सकता है? एग्जैक्टली। तो गुजराती रिस्क लेते हैं, लेकिन गुजरातियों में वही है, उनको धंधे का रिस्क लेना आता है, उनको इनोवेशन का रिस्क लेना नहीं आता जी। वो कहेंगे भाई तू मेरे से पैसा ले ले, तू बना दे। मैं नहीं बनाऊं, मैं सिर्फ पैसा कैलकुलेट करूंगा, मैं मैथ वाला आदमी हूँ। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अगर आप स्टीव जॉब्स को उठाओगे, स्टीव जॉब्स कोई धंधे वाला आदमी नहीं था, वो आर्टिस्ट था। उसने कहा भाई इतना मोटा फोन दिखता है, वो सपने में आया इतना पतला फोन बनाना, तो बनाओ, लो ये लो पैसा लो, सब लोग बनाओ, बैठ के बनाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने तो सिर्फ यही कहा। वैसे भी यूएस में जो चीज होती है वो अल्टीमेटली 20 साल बाद ये आती ही आती है। तो यही चीज है कि वो इनोवेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट एंड ट्राई करते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा, और जब वो वर्क कर जाता है तो यहाँ पर बाहर इंडिया उसको अडॉप्ट करता है कि भाई ठीक है इसने ये चीज सही करी, लाओ इसको कॉपी मारते हैं। जी, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये गलत फहमी मत पड़ना हरामजादों। हमारा अपना आइडिया था, लाइफस्टाइल पे किसी ने नहीं किया है अभी तक, बॉलीवुड पे कोई नहीं कर रहा, तो गलत फहमी मत रहना। ग्रैंड स्टैंड जाके देखो यार, तुम आराम करो, छोड़ो। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये बात थी मेन कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज के साथ क्या चल रहा है। लास्ट आते हैं थोड़ा सा डीडी पे। आपने थोड़ा, आपकी कुछ रिपोर्ट है, बता दीजिए क्या है
तो हम लोग इस शो को थोड़ा समाप्त करें। क्या है फाइनल, अभी क्या चल रहा है डिडी पे? डिडी पे लास्ट शकीरा ने सब पे केस कर दिया है। शकीरा? सॉरी शकीरा कहाँ से? मैं भी हैरान, मैंने तो कहा हिप्स डोंट, हिप्स, एक सेकंड शकीरा जी, ये हिप्स डोंट लाई से केस कहाँ हो गया, पहले बताइए मेरे को। Beyonce, I don't know, मैं Beyonce और शकीरा को इतना मैं देखिए Beyonce और Jay-Z को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए हम पे केस करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो मैं कह दूँ, तुम हो क्रिमिनल, तुम दोनों क्रिमिनल हो, तुम दोनों ने डीडी के साथ मिलकर जो किया है उसके लिए तुम्हें पाप लगेगा, जेल ना हो तो ना हो, पाप जरूर लगेगा। तुम्हें केस करना है ना, न्यू दिल्ली में आके यहाँ करकड़ूमा में केस कर दो, बस इतना बता देता हूँ। लैंड करोगे ना वहीं धर लूंगा दोनों को, ठीक है, और दिल्ली में घूमने नहीं दूंगा बिना अपनी गाड़ी में डाले हुए तुम दोनों को। तुम्हें केस करना है आके केस कर दो, हम तो बोलेंगे। बोलिए, बताइए क्या बात है बियॉन्से के बारे में? सर रिसेंटली बियॉन्से ने केस करा है सारे न्यूज़ मीडिया पे कि उनको डेफेमेशन का केस करा है कि मेरी रेपुटेशन को लोग खराब कर रहे हैं। बहुत कमजोर है अमेरिका की न्यूज़ मीडिया वाले। तुम देख लो भारत के न्यूज़ मीडिया वाले, हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं भाई, तुम्हारी अंदर कूदा है ना जेजी, आ जा तेरा सारा रैप निकाल दूंगा, यहाँ पे हनी सिंह से मिल लियो हम, ठीक है, एक रात में सारा रैप निकाल दूंगा तेरा मैं। तू हमारे यहाँ पे मिल लियो, कृष्णा रफ्तार से यहाँ से लड़ते हैं ना, हाथ वहाथ दिखा के वैसे लड़ो। हाँ, तुम क्या अमेरिका में लड़ते हो भाई, शैंपेन ले घूमते रहते हो हाथ में बस, और तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हाँ, सिर्फ शैंपेन नहीं, अब इस कांड के बाद अब सिर्फ शैंपेन नहीं बोल सकते। बेबी ऑयल। हाँ बताइए चलिए खत्म करिए। और भी खैर हाँ, अपडेट दे दीजिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट में हम डीडी कंटिन्यू करेंगे। बताइए क्या हुआ? बियॉन्से ने केस करा है, देन लॉट ऑफ दीस नए केसेस जो है डीडी के अगेंस्ट खुलकर आए हैं, 7 से 8 केसेस फिर से ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। उनके केसेस कम नहीं हो रहे, जो उनके लॉयर आके बोलते जा रहे हैं कि नहीं हमारे एंड से डीडी ने कुछ नहीं करा है, बट वो कहीं पे भी रिजल्ट नहीं हो रहा, बिकॉज अल्टीमेटली उनके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। देन जो लेटेस्ट चल रहा था, लेटेस्ट में सबसे बड़ी 2 न्यूज़ तो यही थी। इसके अलावा वही है कि मतलब उनका भी कुछ उस केस का कुछ रफा दफा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एक म्यूजिक आर्टिस्ट भी तो मर गया वन डायरेक्शन का। ओह यस, सबसे मेन चीज तो वही है, सबसे बड़ा कंस्पिरेसी उसका बियॉन्से के साथ यही चल रहा है कि उसने 1-1.5 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले डीडी के बारे में बोला था, बियॉन्से, जेजी और लियोनार्डो डिकैप्रियो, इन चारों के बारे में बात करी थी। तो ऐसी बात करी थी कि होस्ट तक ने उसको रोक दिया था कि भाई रुक जा, तूने बहुत नेम ड्रॉप्स कर दिए हैं। समझ गया मैं। और ये एक लिस्ट आई है जो कि शायद कोम के लॉयर ने निकाली है, जिसमें R&B सिंगर एरन हॉल, म्यूजिक प्रोड्यूसर हार्वी पियर, एक्टर कुबा गुडिंग जूनियर, जस्टिन डियोर कोम्स, जैकॉब द ज्वेलर, रैपर यंग मियामी एंड डीजे एंड प्रोड्यूसर स्टीवी जे द था, सिंगर कैलिना हार्पर, इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स की को-फाउंडर। ये तो बड़ी अपडेट है भाई, बहुत बड़ी गेम है। जिमी आइवीन और यूनिवर्सल म्यूजिक, जैकॉब द ज्वेलर पता कौन है? आई डोंट नो। जैकॉब एंड को जो घड़ियां देखते हैं उसका ओनर। सही में? हाँ, जैकॉब द ज्वेलर उसी को बोलते हैं। ग्रुप का सीईओ भी है। नहीं, वो तो चलो ठीक था, बट ठीक है, ये नाम आए, हाँ ये नाम आए हैं कुछ अभी इस समय, तो ये काफी बड़ी चीज है। ठीक है, देखते हैं अगले हफ्ते तक ये कैसे टर्न आउट होता है। समय भी हो गया है आज का, ख़त्म करते हैं इस शो को। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। प्रीति जी धन्यवाद शो पे आने के लिए, आज हमारे साथ बात करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले शो में अगले हफ्ते, एक बार फिर से नए टॉपिक्स, नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक गुड नाइट एवरीवन, खैर मनाइए। एंड सॉरी शकीरा। जी तेरे को केस करना भाई, तू आ जा यार, तू एक बार इंडियन से लड़ ले, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरा करियर तेरा जिंदगी सब समाप्त कर देंगे। तो एक बार दिल्ली आ, तू दिल्ली छोड़, तू मुंबई चले जा, धारावी में रैपरों से लड़ लियो, तेरी लाश बरामद नहीं होगी भाई, लाश बरामद नहीं होगी तेरी। जी बता रहा हूँ, तू वहाँ जाके लड़ लियो एक बार, हमारे एमी से लड़ लियो, बंटा है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली बारी, अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक गुड नाइट, मनाइए, टेक केयर, बाय बाय।